और धाकड़ एक्सक्लूसिव में आइए बात करते हैं ऑपरेशन पाटलिपुत्र की। महाराष्ट्र में काम तमाम, अब पटना की बारी। बिहार में किसके एमएलए कूच करेंगे, कहां रुकेंगे? बीजेपी के हाथ में तीर, निशाने पर नीतीश। टारगेट सेट है, ऑपरेशन पाटलिपुत्र। तो महाराष्ट्र का ऑपरेशन लोटस अब ओवर होने वाला है और इसके बाद जल्दी ही बिहार में ऑपरेशन पाटलिपुत्र का आगाज होने जा रहा है। जी हां, ऑपरेशन पाटलिपुत्र। बिहार में किसके विधायक कहां कूच करेंगे, कहां रुकेंगे, पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। बस इंतजार है डायरेक्टर के एक्शन के ऑर्डर का। तारीख और समय भले ही तय न हो, लेकिन यह पक्का है कि जल्दी ही बिहार में बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है, क्योंकि ऑपरेशन पाटलिपुत्र शुरू हो चुका है। क्या है यह ऑपरेशन पाटलिपुत्र और इसके पीछे कौन कौन से किरदार हैं, सबसे पर्दा हटे। लेकिन सबसे पहले आपको पटना से आई इन तस्वीरों को देखना चाहिए। तस्वीरें बिहार विधानसभा परिसर की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से यहां बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी माननीय विधायक, मंत्रियों के साथ साथ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को खास न्योता भेजा गया। लेकिन एनडीए गठबंधन में शामिल जेडीयू के सभी विधायकों के साथ साथ मंत्री और सीएम नीतीश कुमार इस आयोजन से दूर रहे। जब विश्व योग दिवस पर पूरी दुनिया अपने को सेहतमंद रखने के लिए योग के समंदर में गोते लगा रही थी, तो उससे भी जेडीयू और खासकर नीतीश कुमार की दूरी सवाल खड़े कर रही थी। तो जेडीयू की तरफ से सफाई भी आई। पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया, लेकिन ये जवाब हैरान करने वाला था। हम एक दिन योग नहीं करते हैं, रोज करते हैं। कल भी करेंगे, बाकी दिन भी करते हैं। हमने कोई दूरी नहीं बनाई है। किसी के कहने पर बाहर नहीं करेंगे, रोज घर में ही करते हैं। बिहार विधानसभा परिसर के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्पीकर की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके मंत्री और विधायकों को भी न्योता दिया गया, लेकिन ना मुख्यमंत्री पहुंचे, ना उनके विधायक और ना ही उनके कोई मंत्री। लेकिन जेडीयू से ही केंद्र सरकार में मंत्री आरसीपी सिंह बोधगया में योगा करते नजर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पढ़ते भी दिखाई दिए। अब पटना से महज 115 किलोमीटर दूर बोधगया से आई इन तस्वीरों को देखिए। पूरे विधि विधान के साथ योग के अलग अलग आसन कर रहे हैं। ये हैं जेडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री आरसीपी सिंह। कभी इनकी हैसियत पार्टी में नंबर 2 की थी। 2 बार के राज्यसभा सांसद हैं। अभी मोदी सरकार में जेडीयू कोटे से इकलौते कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने अब की बार तीसरी बार राज्यसभा जाने के सपने पर ब्रेक लगा दिया। 7 जुलाई को कार्यकाल खत्म हो रहा है और इसके बाद इनका क्या होगा वो आपको आरसीपी सिंह के इस बयान से साफ हो जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी मैसूर से 6:40 में जो मैसूर का वहाँ किला है वहाँ से जुड़ेंगे, तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आरसीपी सिंह की उम्मीदें प्रधानमंत्री मोदी से बंधी हैं, क्योंकि एक तरफ आरसीपी सिंह के लिए दिल्ली में कुर्सी का संकट खड़ा हो चुका है, तो बिहार में इनका आशियाना लुट चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर से थोड़ी दूरी पर मौजूद ये आलीशान बंगला 7 स्टैंड रोड कुछ दिन पहले तक जेडीयू कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री आरसीपी सिंह का पटना में निवास हुआ करता था, लेकिन 3 दिन पहले उन्हें यहां से बेदखल कर दिया है। ये बंगला जेडीयू के विधान पार्षद और नीतीश कुमार के बेहद करीबी संजय कुमार के नाम पर अलॉट था, लेकिन इसका इस्तेमाल आरसीपी सिंह पटना में रहने के लिए करते थे। लेकिन अब ये बंगला बिहार के मुख्य सचिव के नाम पर अलॉट कर दिया गया है। कभी ब्यूरोक्रेट रहे आरसीपी सिंह को सियासत में लाने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। कहते हैं कि राजनीति के र का मतलब भी नीतीश ने उन्हें बताया।
और ऐसा लग रहा है कि आरसीपी सिंह ने अपने गुरु को बदल दिया। तब तो पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का ऐलान किया, तो भले ही जेडीयू की ओर से पीएम मोदी की तारीफ करने वाले ये शायद अकेले शख्स थे। क्या आरसीपी सिंह बिहार में नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर सामने आएंगे? क्या बिहार में सियासी भूचाल लाने में आरसीपी सिंह की वही भूमिका रहेगी जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की रही? इन सवालों का जवाब जानने से पहले आपको बिहार विधानसभा की ताजा स्थिति जाननी चाहिए। बिहार विधानसभा में कुल सीटें 243, बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। अभी एनडीए में बीजेपी के पास 77, नीतीश की जेडीयू के पास 45, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी HAM के पास 4, जबकि निर्दलीय 1 विधायक है। सरकार को 127 विधायकों का समर्थन हासिल है, जबकि विपक्ष में आरजेडी के पास 76, लेफ्ट में शामिल 3 पार्टियों के 16 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 19 और ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 विधायक हैं। नंबर गेम के लिहाज से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार बिहार में अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, वो सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी को सूट नहीं कर रहा। बात चाहे जाति जनगणना की हो या फिर अग्निवीर को लेकर जेडीयू का स्टैंड को लेकर। निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों में जो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में उठापटक देखने को मिल रहा है, उससे कहीं न कहीं निश्चित तौर पर लग रहा है कि वो ऑपरेशन, महाराष्ट्र ऑपरेशन यहाँ पर भी स्टार्ट होगा। क्योंकि अब देखिए कि कितने भारतीय जनता पार्टी के कितने कद्दावर नेता भी जनता दल यूनाइटेड जो गठबंधन में है, अलायंस में है एनडीए के, उस पर जो है सो जो बात कह रही है वो कहीं भी वो समझा जा सकता है कि कितनी तलखी बढ़ी हुई है। तो यह आज नहीं कल, लेकिन निश्चित तौर पर 2025 के पहले निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है, और देखिए चिराग पासवान जो है बार बार कहते हैं कि मध्यावधि चुनाव होगा, मध्यावधि चुनाव होगा, लेकिन मध्यावधि चुनाव की संभावना तो नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन ऑपरेशन निश्चित तौर पर होगा जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ है। केंद्र सरकार की अग्निवीर स्कीम को लेकर सबसे ज्यादा विरोध और हिंसा बिहार में दिखी। चुन चुनकर बीजेपी के नेताओं, विधायकों और दफ्तरों में हिंसा की गई। यहां तक कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर भी उपद्रवियों ने हंगामा किया। बीजेपी के कोटे से डिप्टी सीएम रेणु देवी के पैतृक आवास पर अटैक हुआ। बीजेपी के कई जिला कार्यालयों पर हमला हुआ। हालात ये हो गए कि खुद की सरकार होने के बावजूद बिहार बीजेपी के कई नेताओं को केंद्र से सुरक्षा मुहैया करानी पड़ी। जाहिर है, सरकार में शामिल सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के घर से लेकर डिप्टी सीएम के आवास पर हमला हो जाए तो सवाल पुलिस प्रशासन पर ही उठेंगे। बीजेपी ने इसे लेकर सीधे सीधे नीतीश कुमार को घेरा तो पलटवार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने किया। उन्होंने संजय जायसवाल के मानसिक हालात पर सवाल खड़े किए। बिहार को पूरे तौर पर एक हर जगह आंदोलन करके तबाह करने की स्थिति पर ला करके रखा गया है और यह एक पूरी योजना के तहत हो रहा है। आपका संतुलन थोड़ा अपने को संतुलित करिए। जो संतुलन बिगड़ा है उस संतुलन का प्रभाव है कि आप अनर्गल आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी प्रशासन चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं और देश में गुड गवर्नेंस का उनको पुरस्कार मिल चुका है। तो इसलिए श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है और अगर यही बात है तो भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, कई अन्य राज्यों में हिंसक घटनाएं हो रही हैं। वहां क्यों नहीं लोग गोली चलवा दे रहे हैं? मरवा दें हजारों लोगों को, वहां की सरकारों को। संजय जायसवाल जी को कहना चाहिए कि वहां की सरकारों को चाहिए कि सबको गोली से उड़ा दो। बीजेपी और जेडीयू के बीच अविश्वास की खाई पटने की जगह खाई चौड़ी होती जा रही है। इसी महीने की 10 तारीख को आरएसएस के मुखपत्र कहे जाने वाले ऑर्गेनाइजर में एक लेख छिपा जिसमें कहा गया था, नीतीश कुमार के सुशासन की छत्रछाया में पिछले 17 सालों में शिक्षा और सरकारी नौकरी देने में कोई सुधार नहीं दिखा। सरकार की संरचनात्मक और नीतिगत सोच में कमी ने बिहार के लोगों के लिए राज्य के लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया। नीतीश कुमार की सरकार स्कूली शिक्षा और प्राथमिक शिक्षकों के मुद्दे को हल करने में विफल रही। शिक्षा के क्षेत्र में नीतीश
नीतीश की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी साफ दिखाई पड़ रही है। पहले नीतीश कुमार को एक अच्छा सामाजिक गठबंधन बनाने का श्रेय दिया जाता था, लेकिन आज के हालात ये कि नीतीश सरकार की नीतियों और शासन दोनों से समाज का अलगाव हो गया है। जेडीयू में फिलहाल राजनीतिक अहंकार और राजनीतिक अज्ञानता सभी नेताओं के फैसलों पर भारी पड़ रही है। ये नेतृत्व और पार्टी दोनों के लिए घातक साबित होने वाला है। ऑर्गेनाइजर में बाकायदा आंकड़ों के जरिए नीतीश सरकार के सुशासन के दावे की बखिया उधेड़ी गई। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों दलों के बीच तलवारें खिंची है। 10 जून को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा था, जिस लेख में नीतीश सरकार की जमकर आलोचना की गई थी। स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे पर नीतीश सरकार को फेल बताया गया था। दरअसल 2020 के आखिर में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, तब से ही गठबंधन की गांठें मजबूत होने की जगह लगातार कमजोर होती जा रही थी। वजह है जिन मुद्दों को बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व पूरे जोश के साथ देश में तेजी से आगे बढ़ाना चाहता था, उस पर बिहार में नीतीश कुमार स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को अग्निवीर स्कीम में खामियां दिखती हैं। नीतीश कुमार बिहार में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने को हरी झंडी दे दी। नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी के खिलाफ हैं। जेडीयू को बुलडोजर से भी परहेज है। और तो और जब धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकर से हो रहे ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा पूरे देश में उठा था, तो वो भी नीतीश कुमार के लिए कोई मुद्दा नहीं था। बिहार में भी मांग कर रहे हैं लोग कि लाउड स्पीकर होना चाहिए। अरे छोड़िए ना, सब एथेनॉल वाला बात, एथेनॉल का बात करिए, सब बेकार चीज है। अब बिहार में हम लोग का जो व्यू है जानते नहीं है। हम लोग किसी भी धर्म के पक्ष में कोई हस्तक्षेप करते हैं कभी नहीं। सबको अपना अधिकार है, करते रहते हैं अपना काम। नीतीश कुमार के पेट में दांत है, इस मुहावरे का इस्तेमाल लालू यादव अक्सर नीतीश कुमार के लिए किया करते हैं। बिहार के सियासत का गणित भी पिछले 2 दशकों से कुछ ऐसा रहा है कि नीतीश कुमार जिधर रहे हैं सत्ता उधर रही है। लेकिन क्या इस बार फिर नीतीश कुमार अपनी इस सियासत में कामयाब हो पाएंगे? बिहार की सियासत को नजदीक से समझने वाले कहते हैं कि जैसे चांद 28 दिन में अपनी 16 कलाओं को दिखाता है, ठीक उसी तरह हर 5 साल बाद नीतीश कुमार भी अपनी सियासी कला का प्रदर्शन करते हैं। और ये मौका होता है राष्ट्रपति का चुनाव। 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के हिस्सा थे और उन्होंने यूपीए उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को समर्थन दिया। हालांकि इसके करीब 1 साल बाद वो एनडीए से अलग भी हो गए, लेकिन फिर आया साल 2017, राष्ट्रपति चुनाव सामने था। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में महागठबंधन की सरकार चला रहे थे। उन्होंने एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन किया और इसके कुछ दिन बाद नीतीश वापस एनडीए के खेमे में आ गए और अब एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव है। सबको लगता है कि अब की बार भी नीतीश अपनी सियासी कला का प्रदर्शन जरूर करेंगे। एक काम बीजेपी ये कर सकती है कि सरकार गिरा सकती है और सरकार बना सकती है। कैसे? समर्थन वापस लेगी, और समर्थन वापस लेगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो कहेंगे कि हमको दीजिए बनाने के लिए, लेकिन चलेगी नहीं सरकार। फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा और राष्ट्रपति शासन में ये कहेंगे कि चुनाव कराइए। तब अब बात एक बार फिर से आरसीपी सिंह की करते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बिहार के एकनाथ शिंदे साबित होंगे। ये समझने के लिए आपको जेडीयू विधायकों का जाति वाला अर्थमैटिक समझना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में जेडीयू के 7 विधायक कुर्मी हैं, 5 विधायक भूमिहार हैं, 5 विधायक यादव हैं, 4 विधायक कुशवाहा हैं, 2 विधायक राजपूत हैं, 2 विधायक ब्राह्मण हैं, जबकि 1 विधायक वैश्य समाज से आते हैं। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार दोनों कुर्मी समाज से आते हैं। जेडीयू को कुर्मी कुशवाहा समाज की पार्टी कहा जाता है। ऐसे में अगर आरसीपी सिंह बीजेपी के खेमे में आते हैं तो निश्चित तौर पर जेडीयू के कोर वोटर्स में 2 फाड़ के हालात होंगे और इसका फायदा बीजेपी को मिलना तय माना जा रहा है। तो वहीं दावा है कि कांग्रेस के भी 10 से ज्यादा विधायक पाला बदलने के मूड में हैं, बस ऑफर का इंतजार है। बीजेपी यहाँ 77 है, 45 चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो संभव ही नहीं है। मान लीजिए कि आप कांग्रेस का 19 का 19 तोड़ लीजिएगा, फिर आप कहाँ से लाइएगा? आपको जेडीयू में या आरजेडी से निकालना ही पड़ेगा। तो आरजेडी से तो सवाल नहीं है, जेडीयू बचता है, जो कि अपना ये हल्ला करते हैं लोग कि 32 विधायक जो हैं आरसीपी के साथ हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उनके पास 2 नहीं है। लेकिन सवाल ये भी कि जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासत का नया हॉटस्पॉट गुजरात का सूरत बना, उसी तरह
ऑपरेशन पाटलिपुत्र कामयाब होता है तो बिहार की सियासत का हॉट स्पॉट क्या होगा? तो जवाब है बिहार से बिल्कुल सटे यूपी के दो बड़े शहर। क्योंकि जिस तरह बीजेपी और जेडीयू के नेता एक दूसरे पर हमला करने में लगे हैं, उससे साफ है कि बीजेपी जेडीयू के डाइवोर्स का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।